डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम उस किताब पर बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया के हर बुक शॉप और एयरपोर्ट पर मिलती है। स्टीफन आर कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसे दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने पढ़ा है, पर आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई काम करती है। तो आज की चर्चा का सीधा सवाल ये है, क्या ये 7 आदतें आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सफलता का एक पक्का रास्ता है, या ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें हैं जिन्हें असल में अपनाना नामुमकिन है? मेरा मानना है कि ये किताब गहरे और स्थायी बदलाव के लिए एक मजबूत बुनियाद देती है। और मैं ये मानता हूं कि इसके सिद्धांत मतलब कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल दुनिया की सच्चाइयों के सामने ये बहुत आदर्शवादी और सच कहूं तो अव्यावहारिक साबित होते हैं। की बात नहीं करती, ये चरित्र की बात करती है, यानी हमारे अंदरूनी उसूलों की। कवि कहते हैं कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है, और इसका जो ढांचा है वो भी बहुत सोचा समझा है। पहली 3 आदतें हमें खुद पर काबू पाना सिखाती हैं, जिसे वो प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं। फिर अगली 3 आदतें हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना सिखाती हैं, पब्लिक विक्ट्री। और आखिर में 7वीं आदत हमें लगातार बेहतर बनने के लिए कहती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें आदत 3 का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स जैसा एक टूल भी है जो हमें ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों में फ़र्क करना सिखाता है। ये जिंदगी को पूरी तरह से देखने का एक नज़रिया है। आपकी बात सही है कि ये एक पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दिक्कत इसी से शुरू होती है। पहली बात तो ये कि इसमें कुछ भी मतलब नया नहीं है। कवि ने सदियों पुरानी बातों को पैराडाइम, सिनर्जी जैसे भारी भरकम शब्दों में लपेटकर पेश किया है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये हद से ज्यादा आदर्शवादी है। आदत 4 सिंक विन विन ये मानकर चलती है कि हर कोई सहयोग करना चाहता है और दुनिया में मौकों की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि असल जिंदगी अक्सर एक मुकाबला होती है, जहां एक की जीत दूसरे की हार होती है। और ईमानदारी से कहूं तो किताब की भाषा भी बहुत उबाऊ है। ये इतनी लंबी और बार बार खुद को दोहराने वाली है कि ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। और अंत में इन आदतों को अपनाने में जो वक्त और मेहनत लगती है, वो आज किसके पास है? कौन बैठकर अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखेगा जब अगले दिन के काम की डेडलाइन सिर पर हो? आपने व्यावहारिकता का सवाल उठाया, और मुझे लगता है कि आदत 1 प्रोएक्टिव बने इसका सबसे अच्छा जवाब है। इसकी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की जो धारणा है वो कमाल की है। ये कहती है कि अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो, उन पर नहीं जिन पर तुम्हारा कोई जोर नहीं है। ये कोई आदर्शवाद नहीं, ये तो हमें ताकत देना है। ये हमें सिखाता है कि हम हालात के गुलाम नहीं, अपनी जिंदगी के मालिक हैं। जब हम समझते हैं कि किसी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक गैप होता है और उस गैप में हमारे चुनने की आज़ादी है, तो ये सोच ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली और व्यवहारिक है। 1 मिनट, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये एक तरह का बहाना नहीं बन जाता कि हम सिर्फ अपनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें और समाज की बड़ी सिस्टेमिक समस्याओं को ये कहकर नजरअंदाज कर दें कि ये तो मेरे कंट्रोल के बाहर है? ये हमें अपनी जिम्मेदारियों से बचने का एक आसान रास्ता भी दे सकता है। और चलिए एक पल के लिए मान भी लें कि आदत व्यावहारिक है, पर जैसे ही हम आदत 4 यानी थिंक विन विन पर आते हैं, सारा आदर्शवाद वापस आ जाता है। कैसे? मुझे नहीं लगता वो आदर्शवादी है। ये अबंडेंस मेंटालिटी यानी प्रचुरता की मानसिकता पर आधारित है, ये मानना कि सबके लिए बहुत कुछ है। जरा एक सेल्स टीम के बारे में सोचिए, जहां प्रमोशन एक ही है और कैंडिडेट 2, वहां विन विन कैसे होगा? या 2 कंपनियां एक ही सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो किसी एक को ही मिलेगा। ये तो जीरो सम गेम है। कवि खुद इस बात को मानते हैं, इसीलिए वो नो डील का विकल्प देते हैं। ये कहना कि अगर विन विन ना हो तो डील ही मत करो, ये खुद मानना है कि उनका सिद्धांत हर जगह काम नहीं करता। ये असल दुनिया से भागना हुआ, उसका सामना करना नहीं, है ना? लेकिन मैं इसे अलग नजरिए से देखती हूँ। नो डील का विकल्प इस सिद्धांत की कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
ये कहता है कि अगर आप एक ऐसा समाधान नहीं ढूंढ सकते जो दोनों के लिए सही हो, तो एक खराब डील करने से बेहतर है कि आप कोई डील ना करें। ये शॉर्ट टर्म फायदे पर लॉन्ग टर्म रिश्तों और अपनी ईमानदारी को तरजीह देता है। और रही बात कंपटीशन की, तो विन विन का मतलब ये नहीं है कि आप कंपटीशन ही ना करें। इसका मतलब है कि आप हमेशा ऐसे रास्ते तलाशें जहां सहयोग की गुंजाइश हो। और ये कोशिश करना भी तो आदत 1 यानी प्रोएक्टिव होने का ही हिस्सा है। रिएक्टिव इंसान तो पहले ही मान लेगा कि ये एक जीरो सम गेम है। ठीक है, मैं मानता हूं कि नीयत अच्छी है, लेकिन अच्छी नीयत और जमीनी हकीकत में फर्क होता है, और ये फर्क हमें आपकी दूसरी दलील पर लाता है, यानी इन विचारों की मौलिकता और भाषा पर। आपने कहा कि कवि का ढांचा बहुत सोचा समझा है, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ पुरानी शराब को नई बोतल में बेचने जैसा है। आप क्या कहना चाहते हैं? आदत 5 कोई ले लीजिए, पहले दूसरों को समझो, फिर अपनी बात समझाओ। ये बहुत अच्छी सलाह है, बिल्कुल, लेकिन ये कवि की खोज नहीं है। 1950 के दशक में कार्ल रॉजर्स जैसे मनोवैज्ञानिक एम्पैथेटिक लिसनिंग की बात कर रहे थे। कवि ने बस इसे एक आदत का नाम दे दिया। पैराडाइम शिफ्ट जैसा शब्द विज्ञान के दर्शन से लिया गया है। ऐसा लगता है कि आम बातों को भारी भरकम शब्द देकर उन्हें ज्यादा गहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आम पाठक के लिए ये और भी मुश्किल हो जाता है। ये अनावश्यक रूप से जटिल है। यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। भाषा का मकसद चीज़ों को जटिल बनाना नहीं, बल्कि उन्हें एक यादगार और काम करने लायक ढांचे में पिरोना है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये उन विचारों को एक सिस्टम में जोड़ना है जहां हर आदत दूसरी को ताकत देती है। सिनर्जी आदत 6 सिर्फ टीम वर्क का कोई फैंसी शब्द नहीं है। ये इस गहरे विचार को दिखाता है कि जब हम सच में एक दूसरे के मतभेदों की इज्जत करते हैं और मिलकर कुछ नया बनाते हैं, तो नतीजा हमारी अलग अलग कोशिशों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। वो जो कहते हैं ना, 1 और 1 मिलकर 3 होते हैं। ये भाषा हमें सोचने का एक नया तरीका देती है। ये सिर्फ पुराना ज्ञान नहीं परोसती। असली इनोवेशन तो इन आदतों को एक दूसरे से जोड़ने में है। और यही तो असली मुद्दा है। इस नए तरीके से सोचने और उसे अपनी जिंदगी में उतारने में जो मेहनत लगती है, वो पहाड़ जैसी है। मतलब क्या किसी के पास सच में इतना समय है? मैंने एक बार कोशिश की थी आदत 3 के हिसाब से अपना पूरा हफ्ता प्लान करने की। रविवार की शाम के 2 घंटे लगे। मंगलवार आते आते वो प्लान पूरी तरह से पटरी से उतर चुका था, क्योंकि कुछ ऐसे जरूरी काम आ गए जिनके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। असल जिंदगी इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। और आदत 2, अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना, ये तो और भी बड़ी बात है। ज्यादातर लोग तो अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, EMI, बच्चों की फीस, इन सब में ही उलझे रहते हैं। उनके लिए बैठकर अपनी जिंदगी का मकसद लिखना एक और काम बन जाता है, समाधान नहीं। मैं मानती हूँ कि इसमें मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। कवि भी ये साफ कहते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन वो फ्लाईव्हील का उदाहरण देते हैं। शुरू में एक भारी पहिए को धक्का देने में बहुत जोर लगता है, शायद वो इंच भर भी ना हिले, लेकिन आप लगातार धक्का देते रहते हैं और धीरे धीरे वो घूमने लगता है। फिर आपकी हर कोशिश उसे और तेज घुमाती है, जब तक कि वो अपनी रफ्तार खुद नहीं पकड़ लेता। ये आदतें भी वैसी हैं। शुरू में प्रोएक्टिव बनना, अपने लक्ष्य तय करना, प्राथमिकताएं तय करना, ये सब बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हैं, ये आसान होता जाता है और एक आदत दूसरे को सहारा देने लगती है। ये एक लॉन्ग टर्म निवेश है, कोई 2 मिनट में बनने वाली नूडल्स नहीं। लेकिन यही निवेश तो ज्यादातर लोगों के बजट से बाहर है। और मैं यहाँ पैसे की नहीं, समय और मानसिक ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। जब हम आदत 7 आरी को तेज करें पर आते हैं, तो ये समस्या और भी बड़ी हो जाती है। कवि कहते हैं कि हमें 4 क्षेत्रों में खुद को बेहतर बनाना चाहिए: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। ये तो एक और आदर्शवादी उम्मीद है। आप ही बताइए, एक सिंगल मदर जो 2 नौकरियां कर रही है, उसके पास इन चारों चीजों के लिए वक्त और ताकत कहां से आएगी? ये आदतें लागू करने की कोशिश ही उसे और थका देगी। ये तो बर्नआउट का नुस्खा लग रहा है, उससे बचने का तरीका नहीं। ऐसा लगता है कि ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनके पास पहले से ही अपनी जिंदगी में काफी कंट्रोल और खाली समय है। मुझे लगता है ये आरी तेज करने की गलत व्याख्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन जिम में 2 घंटे बिताने हैं, एक किताब पढ़नी है, दोस्तों से मिलना है और ध्यान भी करना है। नहीं, इसका मतलब है संतुलन। इसका मतलब है लगातार
और थोड़ा थोड़ा ही सही खुद की देखभाल करना। हफ्ते में 3 दिन 20 मिनट की वॉक शारीरिक हो गई, रोज 10 पन्ने पढ़ना मानसिक हो गया, परिवार के साथ बैठकर रात का खाना खाना सामाजिक हो गया। ये बोझ नहीं है, ये तो वो ऊर्जा भरने का तरीका है जो बाकी आदतों को अपनाने के लिए जरूरी है। असल में इन चीजों को नजरअंदाज करना ही बर्नआउट की असली वजह है। किताब ये नहीं कहती कि ये आसान है, पर ये जरूर कहती है कि ये सार्थक है। और आखिर में प्रभावशाली होने का मतलब यही तो है, वो करना जो सार्थक हो, न कि सिर्फ वो जो आसान हो। तो संक्षेप में कहूं तो इसमें कोई शक नहीं कि किताब प्रेरणा देती है। दूसरों की बात ध्यान से सुनना, अपने लक्ष्य जानना, जरूरी कामों को पहले करना, ये सब बेहतरीन विचार हैं। लेकिन इसकी आदर्शवादी सोच, खासकर विन विन जैसी बातों में, इसकी भारी भरकम भाषा और इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए लगने वाली जबरदस्त मेहनत इसे ज्यादातर लोगों के लिए अव्यवहारिक बना देती है। ये हर किसी के लिए या हर हालात में काम करने वाला फॉर्मूला नहीं है। ये एक खूबसूरत सपना हो सकता है, पर यह जिंदगी की सच्चाई का नक्शा नहीं है। और मेरा सारांश ये है कि हाँ, इन आदतों को अपनाने में मेहनत और सब्र दोनों लगते हैं, लेकिन यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये ऊपरी लीपापोती के बजाय गहरे, चरित्र पर आधारित बदलाव की बात करती है, जो वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरता है। इसके सिद्धांत जैसे प्रोएक्टिव होना, जिंदगी को एक मकसद के साथ जीना और सिनर्जी पैदा करना, ये कभी पुराने नहीं हो सकते। अगर इन्हें ईमानदारी से अपनाया जाए तो ये जिंदगी के हर पहलू में गहरा और स्थायी असर डाल सकते हैं। ये कोई आदर्शवादी सपना नहीं, बल्कि प्रभावशाली बनने का एक आजमाया हुआ ब्लूप्रिंट है। बस शर्त यह है कि हम इस पर मेहनत करने को तैयार हों। तो जाहिर है कि असली प्रभावशीलता क्या है और उसे कैसे पाया जाए, इस पर हमारी राय अलग-अलग है। बिल्कुल, और चाहे आप इन 7 आदतों को एक प्रैक्टिकल रोड मैप माने या एक आदर्शवादी सपना, इन विचारों पर सोचना ही अपने आप में पर्सनल ग्रोथ की तरफ एक जरूरी कदम है। इस किताब में यकीनन और भी बहुत कुछ है जिस पर बात की जा सकती है,